हेलो दोस्तों, आप सभी का सुपर एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, बिल्कुल न्यू टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट। इंग्लिश में इसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक है बिल्कुल मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। इंग्लिश में इसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। पहली बात, आज की चर्चा के विषय में हम 3-4 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में उल्लेखित है? पहला क्वेश्चन, क्या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स संविधान में लिखित है? तो जी हाँ, आंसर होगा आपका हाँ। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के मूल संविधान, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मूल संविधान, मौलिक अधिकार मूल संविधान में ही वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा क्या मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है या संविधान में लिखित है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। तो फिर हम सेकंड बात ये देखेंगे कि भाई अगर ये संविधान में वर्णित है तो ये संविधान के किस भाग में और कहां तक, मतलब किस अनुच्छेद की रेंज में मौलिक अधिकार रहता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में उल्लेखित है। किस भाग में उल्लेखित है? ये भाग 3 में उल्लेखित है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जब भाग 3 में उल्लेखित है तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में आते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में आते हैं। हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद के बीच में आते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल, ठीक है। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो उसको भी सरल हो जाएगा कि अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट फॉर फंडामेंटल। ठीक है, बेसिक फैक्ट की बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट होते क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? सबसे बड़ी बात, मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट होते क्या हैं। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? ठीक है, हम भारतीय संविधान के फंडामेंटल्स की तो बाद में बात करेंगे, पहले ये जानेंगे कि किसी भी देश के फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, कहीं पर ये आपको, जैसे ब्रिटेन के संविधान में फंडामेंटल, वहां पर संविधान है ही नहीं, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स तो हैं पर वो अलिखित है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के संविधान में ये लिखित रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से भारतीय संविधान में भी ये लिखित मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी देश के मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो छोटी सी एक परिभाषा आपको मैं बता दूं कि आखिर में मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो देखिए, उसको आप लोग जरूर नोट कर लें कि आखिर में मौलिक अधिकार होते क्या हैं। आपको परिभाषा जरूर आनी चाहिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको उन बेसिक्स को आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप संविधान की बेसिक बातों को जानें। जैसे मैंने आपको बताया अनुच्छेद क्या होती है,
उप अनुच्छेद क्या होते हैं, और उप अनुच्छेदों के अंदर भी छोटे छोटे खंड होते हैं। मैंने आपको बताया था कल कि भाई आर्टिकल के अंदर क्या होता है, आर्टिकल के अंदर क्लॉज होते हैं, ठीक है, और क्लॉज के भी अंदर क्या होते हैं, सब क्लॉज, ठीक है। तो ये बेसिक्स होते हैं भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए, जो मैंने आपको कल बताया था। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि मौलिक अधिकार क्या है। यहीं से आज हम अपनी बात शुरू करेंगे कि भाई मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार क्या है। आप सभी नोट कर लें कि मौलिक अधिकार होते क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार वे अधिकार, वे अधिकार होते हैं जो किसी, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, ठीक है, सहायक है। तो देखिए, बिना किसी फंडामेंटल राइट्स के किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको मैं स्वतंत्रता ना दूं या सरकार हमको स्वतंत्रता ना दे तो किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है? इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता। या मुझे व्यापार करने की सुविधा ना हो, या मुझे व्यापार करने की स्वतंत्रता ना हो, या मुझे अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता ना हो, तो क्या मेरा विकास हो सकता है? तो किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि कोई भी देश या कोई भी संविधान सभा, सबसे पहले ये टॉपिक मेरा शुरू करवाने का पर्पस ये था कि आपको बेसिक्स पता हो जाए कि हमारे देश में आखिर हमको किस किस तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे बड़ा आजकल अगर आप न्यूज़पेपरों में भी देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भर की याचिकाएं जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको न्यूज़पेपर जो करंट बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को एक बार भी पढ़ लेते हैं, तो उनसे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं न्यूज़पेपर में आते हैं, आप उनको अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। करंट हम कहते हैं भाई कि करंट क्या है, इन सिद्धांतों को पढ़कर के ही हम करंटों को देख सकते हैं। यदि अगर हमें अपने अधिकार ही पता नहीं है तो हम करंट में आने वाले इश्यूज को भी नहीं पढ़ सकते। तो हम शुरू करते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। व्यक्ति के विकास में, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, वन लाइनर फैक्ट है ये कि भाई व्यक्ति के विकास में, ठीक है, व्यक्ति के विकास में, ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट व्यक्ति के विकास में सहायक है, ठीक है। तो भाई फंडामेंटल राइट्स की आपको परिभाषा पता पड़ गई, ठीक है, कि जो किसी व्यक्ति के विकास में सहायक है। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं तो ये भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं बार बार इस वजह से आपको बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल फॉर्म में पता पड़ जाए कि भाई 12 से लेकर 35 तक आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर मैं इसका क्लासिफिकेशन कर दूं, मतलब वर्गीकरण। मैं इसका वर्गीकरण बाद में भी करूंगा, पर मैं आपको अभी अनुच्छेदों का वर्गीकरण कर दूं। तो देखिए, 14 से लेकर एक वन लाइन फैक्ट आजकल बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाने लगा है कि मूल अधिकारों में भी मूल, देखिए मूल, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि मूल अधिकारों में भी मूल अनुच्छेद, बताओ ठीक है, मूल अधिकारों में भी मूल अनुच्छेदों को बताओ। इस चीज को आपको टर्म को पकड़ना है भाई कि मूल अनुच्छेदों को बताओ।
मूल अधिकारों में भी मूल अनुच्छेदों को बताओ तो मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक, जबकि आप यहाँ पर संख्या देख रहे हैं तो संख्या आपको 12 से लेकर के 35 तक दिखाई दे रही है। तो फिर इसका क्लासिफिकेशन हमने करा कि 14 से लेकर के 32 तक के अनुच्छेद मूल अधिकारों में भी मूल है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 12 और 13, 12 और 13, इधर 33, 34 और 35, ये विशिष्ट या अपशिष्ट बोल सकते हैं आप इनको, ये अपशिष्ट अनुच्छेद हैं जो इनको 14 से लेकर के 32 तक के अनुच्छेदों को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से बता दूं कि 14 से लेकर 32 तक मूल अधिकार है और 12 से लेके 12 और 13 और इधर 33, 34, 35, 12 और 13, 12 में बताया गया है कि भाई 12 में आपको बता देता हूं मैं कि 12 में क्या है, 13 में विधि का उल्लेख है कि आखिर विधि क्या होगी, और 12 में यह बताया गया है कि आखिर में राज्य क्या होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि राज्य क्या होता है। पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं कि मूल अनुच्छेदों में भी मूल अनुच्छेद हैं, मूल अधिकारों में भी जो मूल अनुच्छेद है वो 14 से लेकर 32 तक है, और 12 और 13 केवल और केवल इनको समझने में हेल्प करते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है मूल अधिकारों में भी मूल, तब आप इसको टिक लगाएंगे 12 से लेकर के 32, 14 से लेकर 32 तक, सॉरी। और अगर यदि आपसे पूछा जाए कि भाई मूल अधिकार बताओ केवल, कि कहां से मतलब मूल अधिकारों का रेंज बताओ, तो फिर आपको 12 से लेकर के पूरे 35 तक टिक मारना है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं भाई कि अगर आपको मूल अधिकारों में भी मूल पूछे तो आप 14 से लेकर के 32 लगाएंगे। यदि आपसे ये पूछे कि केवल मूल अधिकार हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो फिर आपको 12 से लेकर के 35 तक टिक मारना है। ठीक है भाई, मुझे आशा होगी कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर नहीं समझे तो आगे हम जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कुछ इसमें और बेसिक फैक्ट। ठीक है, और बेसिक फैक्ट इसके बता देता हूं आपको। अभी केवल हम आर्टिकल्स में बाद में जाएंगे, पहले कुछ इसके बेसिक फैक्ट को देखें। थोड़े से इसके बेसिक फैक्ट को हम जान लें, एक बार अच्छी तरीके से हम उसको पहचान लें, तब हम टॉपिक के अंदर जाएंगे जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। टॉपिक की रिक्वायरमेंट अनुच्छेद हम लोग 12 से लेकर के पूरे 35 तक पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं? एब्सोल्यूट, देखिए एब्सोल्यूट इस वर्ड का बहुत बड़ा अर्थ है। इसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष। क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो मौलिक अधिकार हैं, क्या वो एब्सोल्यूट हैं, क्या वो निरपेक्ष हैं? ठीक है, तो आप लोग खुद बताइए, पर मेरा काम बताने का, तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि जिसमें संशोधन न किया जा सके। हालांकि मूल अधिकारों में संशोधन जब होता है तो उसकी काफी टिपिकल प्रोसेस होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस अभी हमारा काम इतना है, आप इतना समझ लीजिए केवल कि हमारे वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन है कि क्या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो निरपेक्ष हैं, तो आपने उत्तर लगाना है नहीं। क्या लगाना है आपने? नहीं, हमारे मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उनमें समय समय पर संशोधन किया गया है, और अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें संशोधन करें। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसमें इसको अभी मैं आपको वेल्थ, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, देखिए हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की। पहले ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट था। ठीक है, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31
ये बताता था कि जो संपत्ति है, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति है, जैसे मैं आपको बता दूं, आप कहीं रहते होंगे, जिस फ्लैट में रहते होंगे या जिस मकान में रहते होंगे या जिस घर में रहते होंगे, वो पहले हमारा, मैं आपको बता दूं 1976 से पहले, ठीक है, नहीं 1976 से पहले ये संवैधानिक आपका अधिकार था, पर बाद में इसको संवैधानिक अधिकार तो दिया गया है, इसको अब 300 का अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है और इसको डिलीट कर दिया गया है। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। आप फिर से याद रखें कि भाई ये फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो इस चीज को, निरपेक्ष वाली चीज को आप समझ गए होंगे कि अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसका। अब मैं आपको बात करता हूं कि भाई आखिर में फंडामेंटल राइट्स को क्या कोई छीन सकता है? देखिए, छीनने की प्रक्रिया, क्या कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है? तो मैं आपको बताऊं, विशेष परिस्थितियों में, विशेष, ठीक है भाई, इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में इनको छीना भी जा सकता है, ठीक है, छीना भी जा सकता है। पर अब आप कहेंगे कि इसको छीनता कौन है? तो मैं बता दूं, राष्ट्रपति के आदेश अनुसार इनको छीना भी जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा सब चीज कि किन किन परिस्थितियों में, ये जो मैंने परिस्थितियां लिखी हैं, इन परिस्थितियों का भी हम उल्लेख करेंगे। बस अभी आप कुछ इसके बेसिक फैक्ट को देख लें कि किन परिस्थितियों में, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके कि किन किन परिस्थितियों में हमारे फंडामेंटल राइट्स को राष्ट्रपति छीन सकता है। सेकंड, अब हम इसकी एक और चीज देख लेते हैं कि भाई हमको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका रक्षक कौन है। रक्षक का मतलब समझ गए, उनको कवर कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं, रक्षक से पहले हम एक बात और समझ लें कि देखिए, संविधान में लिखी हर विधि की रक्षा उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है भाई? उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? संविधान में लिखी हर विधि की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। तो भाई जब संविधान में लिखी गई हर विधि का उच्चतम न्यायालय रक्षा करेगा, तो मूल अधिकार भी तो आपके संविधान में लिखे गए हैं, तो उसकी रक्षा भी उच्चतम न्यायालय करेगा। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चों के मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर। एक होता है उच्च न्यायालय, ठीक है, इसको बोलते हैं हाई कोर्ट, ठीक है भाई। और एक होता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है भाई, उच्चतम न्यायालय, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भाई। उच्च न्यायालय को बोलते हैं हाई कोर्ट, जो हर स्टेट का अपना अलग होता है, और उच्चतम न्यायालय पूरे देश का होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या उसकी रक्षा करता है। अब तीसरी बात इसमें हम देखते हैं, क्या यह वाद्य योग्य है? आपका क्वेश्चन कई बार एग्जामों में ये पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डालने इसके अंदर। क्या मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? ठीक है, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? देखिए, वाद का मतलब हो सकता है कि जिस पर आप वाद विवाद कर सके, समझ गए भाई?
जिस पर आप वाद विवाद कर सकें, मतलब अपनी बात रख सकें। वाद विवाद किस चीज पे होता है? जो आपके अधिकार होते हैं, यदि आपके अधिकारों को कोई छीने तो आप उस पर वाद विवाद कर सकते हैं। जो आपकी चीज है ही नहीं उस पर आप वाद विवाद नहीं कर सकते। तो भाई मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को मिलते हैं, हर व्यक्ति को मिलते हैं, तो उस पर वाद विवाद हो सकता है। मतलब यदि हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है तो हम उस पर वाद कर सकते हैं। वाद का मतलब ये है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है या छीना जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और हमें न्याय चाहिए। तो इसी को कहते हैं कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? तो हाँ भाई, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। ठीक है भाई, अब कुछ चीज देखते हैं इसमें। अब आ जाते हैं वर्गीकरण पर। वर्गीकरण, ठीक है भाई, वर्गीकरण, ठीक है भाई, वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इंग्लिश वाले बच्चे भाई देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 12, 13 तथा 33, 34, 35, 12, 13 जो होते हैं वो मौलिक अधिकारों को समझने में सहायक होते हैं, और 33, 34 और 35 ये सेनाओं से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम वर्गीकरण केवल करेंगे। तो 14 से लेकर आपके 32 तक के, 14 से लेकर के 32 तक के फंडामेंटल राइट्स का वर्गीकरण करेंगे। तो ठीक है भाई, अब हम फंडामेंटल राइट्स का वर्गीकरण देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम इसको 6 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है भाई, तो हम इसको 6 भागों में विभाजित करेंगे। पहला, समानता, समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चौथा हम देखेंगे इसमें, चौथा हम इसमें देखेंगे शोषण के, पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण का अधिकार, चौथा हो गया धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और अब मैं नीचे लिख देता हूं, ये आपका चौथा हो गया। पांचवा आपका हो जाता है संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा आपका हो जाता है संवैधानिक, संवैधानिक उपचार, उपचार। ठीक है भाई, तो ये हम 5 और 1 6 हम लोगों ने 6 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला है समानता के अधिकार में, स्वतंत्रता का अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में, और संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में, और संविधान की संवैधानिक उपचार के आधार पर हमने इसको डिवाइड कर लिया। अगर आपको अनुच्छेद लिखने हैं तो मैं आपको अनुच्छेद नेक्स्ट पे लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट
कि देखिए इधर लिख लीजिए आप समानता वाला, समानता, समानता, समानता 14 से लेकर 18, 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद में समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेदों में समानता की बात करी गई है कि भाई हम अपने देश के नागरिकों को किस तरीके से समानता प्रोवाइड करवाएंगे, क्या उनको किस तरीके से समानता दिलाएंगे। ठीक है। सेकंड आपको मैं बता दूं कि आपको स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमने 19 से लेकर के 22, ठीक है भाई, 19 से लेकर 22 तक हमने आपको स्वतंत्रता का बता दिया। और अब शोषण के लिए, शोषण के लिए हम 23 और 24 को लेते हैं। शोषण के लिए हम 23 और 24 को लेंगे। और अब हो गया आपका ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और अब चौथा लेते हैं भाई धर्म की स्वतंत्रता। तो इसको हम लेते हैं 25, 26, 27 और 28। ठीक है भाई। पांचवा आपका आ जाता है संस्कृति, संस्कृति। तो संस्कृति का आपका 29, 30। और छठा आपका आ जाता है, छठा आपका संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। इसको आर्टिकल 32 में गिरा गया है। मैं आपको बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से अनुच्छेद बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें 14 अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 14 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर आपको अगर आप स्वतंत्रता के अनुच्छेदों में देखेंगे तो इसमें आपको अनुच्छेद 19, और मैं आपको बता दूं 19, 20, 21 और 22। तो इसमें आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और एक अनुच्छेद 21 भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद है। इधर आपको शोषण के विरुद्ध अगर मैं अधिकार में बता दूं तो अनुच्छेद 24 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिखते रहिए कि इसमें हम सबसे ज्यादा जो डीप गहराई पर जाएंगे उसमें 14 में हम काफी डीप तरीके से पढ़ेंगे, इधर 19 में ज्यादा डीप तरीके से पढ़ेंगे सब, पर सबसे ज्यादा डीप तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे 14 को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं इधर हम अनुच्छेद 24 को पढ़ेंगे, इधर हम अनुच्छेद 27 और 25 को काफी डीप तरीके से पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें 30 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 32 जिसमें रिट, आपको बताऊंगा जिसमें रिट का मामला आता है वो अनुच्छेद 32 में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई अपने बेसिक्स पर, कि अब हमें अनुच्छेद शुरू करने हैं। अनुच्छेद का मतलब ये है कि अब हम आ गए अपने अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35। तो ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तो आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स को। ज्यादातर टीचर 14 से पढ़ाना शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पूरे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपने केवल वीडियो देखनी है। आपको अनुच्छेद 12 भी समझ में आएगा, आपको अनुच्छेद 13 भी समझ में आएगा, उधर आपको अनुच्छेद 33 भी समझ में आएगा, 34 और 35 भी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर डिटेल में, वैसे ज्यादातर टीचर्स जो होते हैं वो 14 से लेकर के 31 तक या 32 तक करवाते हैं, पर केवल और केवल आपको 12 भी समझना है। जब तक आप अनुच्छेद 12 को नहीं समझेंगे या 13 को नहीं समझेंगे, आपको फंडामेंटल राइट्स समझ में नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं हम अनुच्छेद 12 से। ठीक है, अनुच्छेद 12 से इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, ठीक है, अनुच्छेद 12 क्या है? ठीक है, दो चीजें होती हैं, आपने किताबों में खूब पढ़ रखा होगा।
एक होता है देश, ठीक है, देश। एक होता है राज्य, देश और राज्य, ठीक है। देश सब लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि देश क्या होता है। देखिए, देश का मतलब ये होता है, देश एक भौगोलिक सीमा के अंदर, ठीक है, देश एक भौगोलिक सीमा के अंदर बनने वाला क्षेत्र होता है भाई। एक देश क्या है, किसी भौगोलिक सीमा के अंदर आने वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई देश की अवधारणा अलग होती है। देश एक भौगोलिक, क्या होता है, भौगोलिक, भौगोलिक, ये देखिए, ये केवल और केवल भौगोलिक सीमा को बताता है, ना कि उसके प्रशासन के तंत्र को, ना कि उसके प्रशासनिक व्यवस्था को बताता है। ये केवल और केवल एक भौगोलिक सीमा का निर्धारण करता है। देश टर्म का यूज हमेशा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है। हम जब भी प्रशासन की बात करेंगे या शासन की बात करेंगे, हमेशा राज्य, ये देखिए, मैं आपको फिर कंफ्यूजन ना हो, ये स्टेट, स्टेट ये वो वाला स्टेट नहीं है, यूपी एमपी ये वो वाला स्टेट बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये राज्य यूपी एमपी वाला स्टेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट कौन सा है। हमारे संविधान में देश शब्द बहुत ही मामूली तरीके से उसका यूज किया गया, कहीं कहीं पर, केवल और कहीं, जहां पर भौगोलिक चीजों की बात आ जाती है, वरना तो ज्यादा से ज्यादा हमारे संविधान में राज्य शब्द का यूज किया गया है। देखिए, संविधान को पढ़ते समय इन्हीं चीजों का मतलब बेसिक रहता है कि आपको इन चीजों की अगर पकड़ हो गई तो आप संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। टीचर्स आपको सीधा मतलब डायरेक्ट पढ़ाने लग देते हैं, उसमें आपको नहीं समझ में आ पाएगा। तो राज्य क्या है, तो अब शुरू होते हैं। अनुच्छेद 12 यही बताता है कि राज्य क्या है, ठीक है भाई। अनुच्छेद 12 आपको यही बताएगा कि राज्य क्या है। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, नेक्स्ट क्लास में लंबी होगी, ठीक है। तो आज टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास हम अनुच्छेद 12 से लेकर के सारे आपको अनुच्छेद में आगे की क्लासों में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।